वेलकम बैक फ्रेंड्स, जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की इकोनॉमिक पोर्शन हमने स्टार्ट किया था। आज हमारा पार्ट 2 है, जिसमें आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम इसका कवर करने वाले हैं। जो भी इसमें हमारे से नए जुड़े उनको बता दें, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स अवेलेबल हैं। जीके, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक, स्टैटिक्स। हमारी तरफ से जो कोशिश हो सकती थी एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपको प्रोवाइड करने के लिए, आपके सामने ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो ऑलमोस्ट हमने कवर किया है। इसमें ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि क्लासेस जो है इतने कम समय में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। और ऑलरेडी यूट्यूब पे आपको डिफरेंट क्लासेस मिल जाएंगी, तो नोट्स साथ में ये रीड आउट करें आप। तो क्लासेस आपको अकाउंटेंसी वगैरह के आपको ऑलमोस्ट बहुत सारे टीचर्स ने कंप्लीट सिलेबस आपको यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है, वो आप पढ़ते रहें, उसके साथ से यहाँ से आप नोट्स भी पढ़ें। तो आइए स्टार्ट करें। आज हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो है डिमांड लॉ। लेकिन डिमांड लॉ को समझने से पहले हम डिमांड एनालिसिस पे थोड़ी बात करेंगे। डिमांड लॉ से आपको सीधे सीधे दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो डिमांड एनालिसिस में हम डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड जस्ट एक विलिंग और एबिलिटी टू बाय एनीथिंग, किसी भी चीज़ को खरीदने की चाहत रखना या खरीदना, दैट इज डिमांड। और डिमांड कर्व क्या आता है, जो रिलेशन शो करता है बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड अदर थिंग, जैसे इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस वगैरह, उनको उनके साथ जो रिलेशन है उसको हम डिमांड कर्व कहते हैं। तो सीधा हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखकर हम आगे चलेंगे। जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर इफेक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स डिमांड। अच्छा, डिमांड पे अदर फैक्टर्स का क्या इफेक्ट रहता है विद द चेंज इन इनकम। एक एग्जांपल दिए, जैसे कि इनकम में अगर चेंज होता है तो डिमांड नॉर्मल गुड की इंक्रीज होगी। जनरली आप देखें, अगर आपकी इनकम बढ़ती है, जो नॉर्मल गुड्स हैं वो भी आप ज़्यादा डिमांड करोगे, ज़्यादा खरीदोगे। लेकिन जो इन्फीरियर गुड्स होंगे उसमें आप कम उसको खरीदोगे, उसकी डिमांड डेफिनेटली कम हो जाएगी। जब इनकम बढ़ेगी तो घटिया सी चीज़ कौन लेगा, अच्छी चीज़ ही तो लेंगे। तो ये डिमांड पे इफेक्ट अदर चीज़ों का भी पड़ता है, जैसे कि इनकम की हमने अभी एग्जांपल दी। अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट की बात करें तो इसका भी इफेक्ट रहता है, जैसे कि विद इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है, अगर कोई भी क्वांटिटी उसके सब्स्टिट्यूट में है तो वो भी इंक्रीज करेगी। जैसे कि आल्सो कॉल्ड, इसको क्रॉस डिमांड कर्व भी कहते हैं। जैसे कि टी का प्राइस बढ़ा तो कॉफ़ी भी 60 में उसका सब्स्टिट्यूट है, शुगर का सब्स्टिट्यूट है अपना टी, तो ये हम सब्स्टिट्यूट भी देख सकते हैं। अब हम बात करें डिमांड लॉ की, जो हम कह रहे थे कि आपको डिमांड लॉ ही आज का मेन टॉपिक रहने वाला है। लॉ ऑफ डिमांड या डिमांड लॉ, इसको कैसे स्टेट किया जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन स्टेटमेंट है इसकी, स्टेट दैट द फैक्टर बीइंग कंस्टेंट अदर बी फैक्टर बीइंग, यानी अगर जैसे प्राइस या प्रेफरेंस वगैरह, वो फैक्टर्स अगर कंस्टेंट रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता है। तो जनरली जो हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। सिंपल सी बात, प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांड, यानी डिमांड और प्राइस दोनों अपोजिट रहते हैं। यानी प्राइस बढ़ा तो डिमांड लो हो जाएगी, डिमांड बढ़ा तो प्राइस लो हो जाएगा। तो ये एक अपोजिट रिलेशन में रहता है। जैसे कि मींस व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज, जब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड फॉर द सेम प्रोडक्ट विल डिक्रीज। ये लॉ कहता है डिमांड लॉ जनरली। अब हम बात करें नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं। नॉर्मल गुड्स होते हैं whose डिमांड इंक्रीजेज व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। यहाँ इनकम का फैक्टर यहाँ पर इंक्लूड रहेगा। नॉर्मल गुड्स की बात करें, जो सिंपल नॉर्मल गुड्स हैं जो डेली यूज़ में आते हैं, वो नॉर्मल गुड्स इंक्रीज होगी डिमांड उनकी कब, जब इनकम बढ़ेगी तो ज़्यादा चीज़ें हम लेंगे। इन्फीरियर गुड की बात करें, whose डिमांड रिड्यूसेज। इन्फीरियर गुड्स वो गुड होते हैं जिनकी डिमांड रिड्यूस होती है जब इंक्रीज हो जाए इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, इन्फीरियर गुड होंगे डेफिनेटली। इन्फीरियर गुड तो नहीं खरीदेंगे जब इनकम बढ़ जाएगी, बंदे के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो घटिया चीज़ थोड़ा लेगा, अच्छी वाली चीज़ ही लेगा। अब बात करती है कुछ एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड के, ये इंपॉर्टेंट होता है। यानी लॉ ऑफ डिमांड ये चीज़ें फॉलो, गिवन गुड्स और विबल गुड फॉलो नहीं करते लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ और देखने को मिलता है। गिवन गुड्स होते हैं हुज डिमांड इंक्रीजेज इवन देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी प्राइस चाहे प्राइस बढ़े या ना बढ़े, लेकिन अगर बढ़ भी जाता है तब भी डिमांड उसकी इंक्रीज ही होती जाएगी गिवन गुड्स की। अब बात आती है ऐसे कौन से गुड्स हैं, सामान है जिसकी डिमांड बढ़ती जाती है चाहे प्राइस भी बढ़ जाए। वो होते हैं डेली यूज़ के, जैसे कि राइस। अब चाहे प्राइस बढ़े फिर भी चावल तो खाने ही है, ब्रेड, पोटैटोज, व्हीट। तो ये थे आपके गिफन्स गुड जिनकी डिमांड बढ़ेगी चाहे प्राइस बढ़ जाए। वेबल्स गुड क्या होते हैं, वेबल गुड्स होते हैं एज द प्राइस ऑफ दीज गुड्स इंक्रीजेज, जब इनका प्राइस बढ़ता है देयर डिमांड आल्सो इंक्रीजेज बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स देन बिकम द स्टेटस सिंबल। यानी ऐसे गुड्स जिनका प्राइस बढ़ता है तब भी डिमांड बढ़ेगी, और जितना प्राइस बढ़ेगा उतना डिमांड बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये एक स्टेटस सिंबल हो जाता है। आपको ये कौन से हो गया, प्रीशियस मेटल्स की बात करें जैसे, एंड स्टोन्स की बात करें जैसे गोल्ड, डायमंड, लग्जरी कार्स एक्सेट्रा, इनका प्राइस बढ़ता है तब भी डिमांड इसकी बढ़ती रहती है, क्योंकि लग्जरी जो फील लोग लेते हैं इससे एक स्टेटस के तौर पे इसको खरीदा जाता है वेबल्स गुड को। ये दोनों चीज़ें गिफन्स गुड और वेबल्स गुड जो हैं ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। तो आज के मेन टॉपिक पे हम आने से पहले थोड़ा सा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे जो आज हम मेन जो देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात है। इलास्टिसिटी क्या, इलास्टिक क्या, रबर सा खींचे तो खींचा जा सकता है। तो डिमांड में चेंज आना ये होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चाहे वो डिमांड कम हो या ज़्यादा हो। और इसके साथ प्राइस का रिलेशन हमने बताना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ये कुछ टाइप्स है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 टाइप में इसको डिवाइड करके समझते हैं। सबसे पहला आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। वो डिमांड होती है
ईपी हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनफाइनाइट हो गया यानी चेंज होगा ही होगा, चाहे इवन दो के प्राइस में भी फर्क ना आए, व्हेन द प्राइस इज कंस्टेंट, अगर प्राइस भी कंस्टेंट रहता है ना बढ़े ना कम, फिर भी चेंज होगा डिमांड में, देयर इज अ चेंज इन द डिमांड, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ कमोडिटी, तो इसको हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। फिर होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, नाम से पता इन इलास्टिक यानी डिमांड में चेंज नहीं आएगा, व्हेन द डिमांड इज कंस्टेंट, डिमांड वैसी रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना बढ़ेगी ना कम होगी डिमांड, इवन इफ प्राइस चेंजेस, चाहे प्राइस चेंज भी हो जाए यानी प्राइस बढ़े या कम हो, फिर भी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम कहते हैं परफेक्टली इनलास्टिक, ईपी इज इक्वल टू 0 भी इसको कहा जाता है, ठीक है, इलास्टिक और इनलास्टिक हो गया। अब बात आती है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होती है ईपी ग्रेटर देन 1, ईपी ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ, व्हेन द चेंज इन डिमांड इज मोर देन द चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस थोड़ा सा 1 रुपये प्राइस बढ़ा 2 पॉइंट डिमांड बढ़ी, यानी प्राइस थोड़ा सा बढ़ा डिमांड उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, इसको ईपी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, इसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं कि व्हेन द चेंज इन डिमांड इज मोर देन द चेंज इन प्राइस, ठीक है, और रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड होते हैं ईपी लेस देन 1 व्हेन द चेंज इन डिमांड इज लेस देन द चेंज इन द प्राइस, ठीक है, ये ईपी ग्रेटर देन 1 और ईपी लेस देन 1 से आप समझाओगे कि क्या यहाँ पर दोनों पॉइंट्स में कहा जा रहा है। और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है ईपी इज इक्वल टू 1 यानी बराबर, यूनिटरी नाम से बचे, व्हेन चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू द चेंज इन द प्राइस, यानी जितना प्राइस बढ़ेगा उतना ही चेंज डिमांड में आएगा, इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ओके, रिलेटिवली इलास्टिक होता है डिमांड ज़्यादा, प्राइस थोड़ा बढ़ा लेकिन उससे ज़्यादा डिमांड में चेंज आ जाएगा, इन इलास्टिक होगा प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा लेकिन डिमांड में उतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो ये होपफुली ये आपको पाँचों टाइप्स समझ आ गई होंगी। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो था फैक्टर प्रोडक्शन, और इसका जो हम ये देखने वाले हैं ग्राफ, ये वाला ग्राफ, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। थोड़ा सा जो 4 मिनट और हम यहाँ पर लेंगे, फैक्टर पे थोड़ा सा नजर लगा के फिर हम आगे आ जाएंगे हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। ओके, तो फैक्टर की बात करें, ये हमारा एक्चुअल में नेक्स्ट टॉपिक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉ ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले प्रोडक्शन क्या होती है, प्रोडक्शन होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इनपुट इनटू आउटपुट। ठीक है, आपने कोई भी चीज़ ली है, इनपुट मटेरियल लिया, जैसे लकड़ी ली है, आप उसके फैक्ट्रीज में आप जाकर उसके बैट्स बनाते हो, हक्की स्टिक्स बनाते हो, तो वो जो स्टिक्स बन जाती हैं, बैट बन जाता है, तो वो हो गया आउटपुट हो गया। तो ये इनपुट लेकर आउटपुट में प्रोसेस करना, ट्रांसफर करना, इसको प्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर है। इनपुट क्या होता है, इनपुट में क्या क्या चीज़ें आती है, एक तो लैंड आ गई, लेबर लगता है, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, ये सारी इनपुट चीज़ें हैं। डिफरेंट इनपुट यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जितनी भी इनपुट डिफरेंट इनपुट्स यूज होती है उनको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ये क्या है, इनपुट्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कोई टर्में आगे यूज हो सकती है इसलिए बता रहा हूँ। ओके, एंड द कास्ट ऑफ इनपुट इज कास्ट, और जो इनपुट पे कास्ट लगती है सामान लाने में, उसको खरीदने में, जगह रखने में, ट्रांसपोर्ट में, सारी चीज़ को कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। दैट जो फिल्म को ही पे करना होता है, जो फिल्म फैक्ट्री इंडस्ट्री जो भी है। डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू, जो पैसा टोटल इकट्ठा हुआ, एंड द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिल्म इज द प्रॉफिट ऑफ फिल्म, यानी टोटल जो है रेवेन्यू में से आप कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को माइनस कर दो तो आपका प्रॉफिट, उस फिल्म का, जो इंडस्ट्री फैक्ट्री का प्रॉफिट निकल आता है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, उसमें से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल देनी है, बनने में कितना खर्चा हुआ। टॉपिक आपको एग्जाम पूछा जा सकता है, वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी कहा जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस ये आप रीड आउट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर रिलेशन बताऊंगा, को रिलेशन जो है इसमें इसको 3 स्टेजेस में समेटते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ों में मैन रिलेशन आपने ढूंढना है इस ग्राफ के अंदर। एक है आपका टोटल प्रोडक्ट, ये लाइन जो जा रही है ऊपर, एक है आपका जो नीचे जा रही है मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब रेंज का उतना बड़ा रिलेशन नहीं है। आपको क्वेश्चंस इस तरह से बन सकते हैं, आपको पूछा जाए कि फर्स्ट स्टेज में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की फर्स्ट स्टेज में आपको रिलेशन बताना है टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा अगर पूछा जाए, यहाँ पर टीपी जो है टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, यानी बढ़ते हुए बढ़ रहा है। ठीक है, एक बार स्लोली बढ़ना, जैसे कि आगे ये हो गया इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रेट पे, ये नेक्स्ट स्टेज में टोटल प्रोडक्ट का। लेकिन फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज ही हो रहा है। दोनों इसमें टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों, सॉरी ये है मार्जिनल प्रोडक्ट, यहाँ पर ये लाइन आपने देखनी है टोटल प्रोडक्ट की, और ये मार्जिनल प्रोडक्ट की जो दूसरी लाइन, ये दोनों का रिलेशन पूछा जाता है। दोनों फर्स्ट स्टेज में दोनों के दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, अब बात आती है सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर रहा है एट डायमेंशनिंग और डिक्रीजिंग रेट। ओके, और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज हो रहा है सेकंड स्टेज में। ओके, और आप पूछा जाए कि जब, अगर आपको कहें कि जब टीपी टोटल प्रोडक्ट फुल मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा, तो मार्जिनल प्रोडक्ट उस वक्त होगा कितना, जीरो। ठीक है, जब टीपी होगा मैक्सिमम तो मार्जिनल प्रोडक्ट इस वक्त कितना होगा, 0। ये यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, जब टोटल प्रोडक्ट होगा मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट होगा 0। अब आपको पूछा जाए कि जब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज करने लग जाए,
टोटल प्रोडक्ट जब जो डिक्रीज करे तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट उस वक्त माइनस में आ जाएगा। ओके, मार्जिनल प्रोडक्ट माइनस में आ जाएगा, ये थर्ड स्टेज में देखने को मिलता है। थर्ड स्टेज में टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज करना शुरू हो जाता है और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ये माइनस में चला जाता है। इस लाइन से नीचे हो गया 0 0 के बाद माइनस। ठीक है, तो ये चीज़ आपने एक ग्राफ को याद रखना है, इसकी रिलेशंस को याद रखना है, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के रिलेशन को याद रखना है। किस स्टेज में क्या हो रहा है, जब वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, ऐसा पूछा जा सकता है। क्या आपको बताओ, टोटल प्रोडक्ट जब डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा हो, यानी बढ़ रहा है स्लोली स्लोली, तो उस वक्त मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, तो डेफिनेटली मार्जिनल प्रोडक्ट उस वक्त डिक्रीज हो रहा होगा। जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट उस वक्त जीरो होगा। जब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाए तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है उस वक्त माइनस में चला जाएगा। इसको मैंने अपने हिसाब से समझा दिया। अगर आप रीड आउट भी करना चाह रहे हो थ्योरी, तो ये 3 स्टेजेस की प्रोडक्शन, यहाँ स्टेज 1 में क्या होता है वीडियो पास करके आप रीड आउट भी कर सकते हो, इससे शायद आपको और क्लैरिटी मिल जाए स्टेज 2 में क्या हुआ, स्टेज 3 में क्या हुआ। और अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स चाहते हो, बहुत सारे एस्पिरेंट की डिमांड थी कि आप लेक्चर्स कंटिन्यू रखें, इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर द सिलेबस इन जस्ट शॉर्ट टाइम, इतने टाइम में कवर नहीं होगा। खास करके कंटेंसी तो हम अभी फिलहाल आई डोंट थिंक हमें स्टार्ट करने की जरूरत है, स्टार्ट हम नहीं कर रहे हैं कंटेंसी। बाकी हम इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स की क्लास होपफुली आप कंटिन्यू करेंगे। बाकी कंप्यूटर का हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, जीके भी ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, चैनल प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो साइंस और इंग्लिश भी हमने कर दिया कंप्लीट। साइंस और अकाउंटेंसी हम क्लासेस हमारी पेंडिंग रहती है, जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। हमारे नोट्स ही हैं, आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। ये नोट्स आप जरूर रीड आउट करें, एक बार इसमें काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें।